तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, टॉप 100 की सीरीज हमने चालू कर रखी है। सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 प्रश्न करवा रहे हैं हम टॉपिक वाइज। तो आज हम साइंस का टॉप 100 लेकर के आए हैं, जिसमें हम मानव तंत्र को कवर करने वाले हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जिसमें आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, जनन तंत्र हो जाएगा। इन सभी तंत्र को आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें से जितने भी प्रश्न एमपीएसबी एप्टेक ने 2025 मार्च से लेकर के अब तक एग्जाम्स में जितने प्रश्न पूछे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आप मान के चलिए कि 2 से 3 प्रश्न आपके साइंस वाले सब्जेक्ट में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये आपको देखने में 100 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर के ये लगभग 300 साढ़े 300 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टॉप 100 की सारी सीरीज टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो लोग हॉस्पिटल असिस्टेंट यानी कि जो अभी अस्पताल सहायक की भर्ती निकली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेट 1 में यानी कि 20 जो प्रश्न अभी हाल ही में रक्त परिसंचरण तंत्र से पूछे गए हैं एमपीएसबी एप्टेक के द्वारा, उनको कवर करते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? ये अभी हाल ही में एमपीएसआई प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2025 वाले रीसेंट एग्जाम अभी हुआ है। 6.4, 7.4, 7 या फिर 8.4। और साथ में आपको ये भी बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होती है। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बताइए क्या प्रकृति होती है और कितना पीएच होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7.4 इसकी पीएच वैल्यू होती है और ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपसे 2 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कितनी पीएच वैल्यू, 7.4 कैसा होता है, तो ये हल्का क्षारीय होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। तो मानव रक्त का जो औसत पीएच मान है वो 7.4 होता है। इसे थोड़ा क्षारीय यानी कि एल्काइन बनाता है। यह एमपी पुलिस 2025 की शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो एमपी पुलिस में भी आया था और एमपी एसआई में भी यह प्रश्न आया था। तो आगे आपके एमपी डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड और अस्पताल असिस्टेंट सहायक में भी आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल आयतन लगभग कितना होता है? ये भी अभी आपने देखा था, एमपीएसआई पर पूछा गया था कि कुल कितना रक्त जो है वो मानव शरीर में होता है। 3 से 4, 5 से 6, 8 से 10 या फिर 10 से 12 लीटर। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर जो है ब्लड आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो शरीर के कुल वजन का लगभग 7% होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका वजन है उसका 7% अगर रक्त है तो आपका रक्त माना जाता है कि हाँ, आपके शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड बिल्कुल सही है। इसी को पॉइंट में काउंट करते हैं भाई। 13 पॉइंट ब्लड है, 14 पॉइंट ब्लड है, तो मिनिमम आपके शरीर में 11 पॉइंट ब्लड होना चाहिए कम से कम। इसे हम एवरेज मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप सबको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, फाइनल एमपीएसआई का प्री का रिजल्ट आया है। एमपीएसबी एप्टेक का जो अभी वर्ग 3 का चयन परीक्षा हुआ था वहां पर भी रिजल्ट आए हैं। तो हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। शॉर्ट्स वीडियो हमने बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स हमने एमपीएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किए हैं। मात्र 189 रुपए में आपको ये सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, थ्योरी, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट मॉक टेस्ट की पीडीएफ एक साथ में आपको मिलने वाली है। जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, एमपी करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको मिलेगा एक साथ में मात्र 189 रुपए में। कैसे प्राप्त करना है? छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे सुपर रिवीजन नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम, ये टॉप 100 सीरीज की पीडीएफ भी आपको वहां पर ग्रुप में मिलती रहेगी। एमपी पुलिस के लिए हमने ग्रुप बनाया था। 95% लोगों का रिटन एग्जाम वहां से क्लियर हुआ था उस ग्रुप से। अभी लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। ठीक है,
चलिए, सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपकी, जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है और फास्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई है उसके भी हमने नोट्स तैयार करवाने शुरू कर दिए हैं। उसके भी नोट्स जल्द तैयार हो जाएंगे तो वो भी आपको मात्र 99 रुपये में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, चलो पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, सीधे आंसर पर फोकस करेंगे, क्योंकि नहीं तो 100 प्रश्न है, वीडियो लंबी हो जाएगी। रक्त का कब्रिस्तान यानी कि रक्त का कब्रिस्तान हम किसको कहते हैं? तो यकृत को, प्लीहा को, वृक्क को या अस्थिमज्जा को? सही आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, ये रक्त का कब्रिस्तान कहलाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं अपने 120 दिनों के जीवन काल के बाद में प्लीहा यानी इस स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब एक प्रश्न में ही आपको देखो सॉल्यूशन में 3-4 प्रश्न मिल गए। पहली बात, रक्त कणिकाएं जो आरबीसी होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का जीवन काल होता है। और जब ये इनका टाइम खत्म हो जाता है तो कहां पर जाकर खत्म होती है? तो ये प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर के मर जाती हैं, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसका कब्रिस्तान कहते हैं। आगे बढ़िए नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। ध्यान रखना, 120 यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ये भी एमपीएसआई में पूछा गया था कि ब्लड का कौन सा ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन को ले जाकर के हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है? कौन है? सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, और ये लाल रंग का होता है। तो आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को सोख करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और इसी में हीम नामक रंजक पाया जाता है जो कैसा होता है? रेड कलर का होता है, और इस वजह से हमारा जो खून है वो लाल रंग का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। नंबर 6 प्रश्न है, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर है, सबको रक्त दे सकता है? आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ नेगेटिव रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ध्यान रखना, एंटीजन नहीं होने की वजह से ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, जिससे किसी को अन्य समूह को भी अपना रक्त दे सकता है। नंबर 7, हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय दीवार होती है? कौन सा ऐसा कक्ष है जिसमें सबसे मोटी पेशीय दीवार होती है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रियोल जो होता है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सबसे मोटी पेशीय जो है दीवार होती है। तो बायां निलय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, जिसके लिए अधिक दबाव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं। जो अपना बायां वाला निलय होता है ना, ये क्या करता है? पूरे शरीर में ये बायां निलय इधर आ जाएगा, यहाँ से ब्लड गया प्यूरिफाई होकर के यहाँ। अब इसका काम ये रहता है कि ये पूरे रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना है इसको, तो ये पंप करेगा। अब पंप करेगा तो पंप करने के लिए दीवारें अगर पतली होंगी तो फट जाएगा, है ना। तो यहाँ की जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी होती हैं, जिससे पंप करने में आसानी होती है। यहाँ से पंप करता है तो पूरा ब्लड जो है, जो रेड कलर का आपका शुद्ध रक्त है, वो पूरे शरीर में पहुंचना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपका जो हृदय है वो हमेशा कंपन करता रहता है और जिंदगी भर कंपन करता रहता है। जिस दिन हृदय का कंपन करना रुक जाता है उसी दिन समझ लीजिए खेला खत्म। ठीक है ना। तो हृदय आपका लंबे समय तक पंप करता रहे, इसके लिए आपको एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, जिससे कि हृदय स्वस्थ रहे। सुबह घूमने जाना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए। वही रक्त के लिए पेट्रोल का काम, मतलब कि हृदय के लिए पेट्रोल का काम करती है, और इसको सालों साल जो है बढ़िया से चलाती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कहां पर स्थित होता है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कि हृदय की धड़कन को कितनी स्पीड में चलना है। ये पेसमेकर हमारे किस पार्ट में रहता है, यानी कि हृदय के किस पार्ट में पेसमेकर रहता है? सही आंसर हो जाएगा दाएं आलिंद में। जो राइट आपका एट्रियम होता है, यहां पर पेसमेकर फिट होता है। तो ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है जो दाएं आलिंद की दीवार में स्थित होता है। जो हमारा दायां आलिंद होता है, ठीक है, ये मान लीजिए, तो यहाँ पर जो दायां आलिंद होता है, यहाँ पर पेसमेकर स्थित होता है, जो कि आपका प्रकृति ने हमको दे रखा है। तो वो यहाँ पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 9 नंबर, रक्त के थक्के को जमने के लिए कौन सी कोशिकाएं आवश्यक है?
कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो रक्त के थक्के को जमाती हैं। मान लीजिए ये आपका हाथ है, यहाँ पर आप चोट लग गई, ठीक है, तो रक्त यहाँ पर बहता चला जा रहा है। अब ये रक्त बहता ही चला जाएगा अगर आपके शरीर में थ्रोम्बोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं ये नहीं होंगी। तो ये थ्रोम्बोसाइट कोशिका क्या करती हैं, यहाँ पर एक परत बना देती हैं। जब ये परत बन जाती है तो रक्त क्या होता है, बहना रुक जाता है। जो शुगर के रोगी होते हैं या फिर जिनको जो है बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का जमता नहीं है, तो उनके लिए समस्या होती है। उनका ऑपरेशन अगर कोई करेगा तो बहुत मुश्किल होता है। रेयर केस में ही शुगर रोगियों का ऑपरेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का जमने की जो दर होती है बहुत कम हो जाती है, और अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त बहना नहीं रुकेगा, जिससे कि समस्या हो सकती है। तो जो थ्रोम्बोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं ये रक्त के थक्के को जमाने में मदद करती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब देखो कुछ चीज़ों का इंग्लिश नाम आपको पता होता है, हिंदी नहीं पता होता है, और कुछ का हिंदी पता होता है, इंग्लिश नहीं पता होता है। अगर हम आपको प्लेटलेट्स कहते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाते हैं, हाँ प्लेटलेट्स तो याद है, ठीक है। इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के की जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यानी क्लॉटिंग बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहना रुक जाता है। 10 नंबर, वह कौन सी एकमात्र धमनी है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? बताइए कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। वैसे सारी आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जहां पर अशुद्ध रक्त बहेगा, तो वो है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो अशुद्ध रक्त को शरीर मतलब कि हृदय में लेकर के जाती है, और फिर हृदय उसको फिल्टर करके शुद्ध करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। तो धमनियों में आमतौर पर शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेकर जाती है। हृदय में जो अशुद्ध रक्त भरा हुआ है इसको लेकर के फेफड़ों तक जाएगी, और फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन कैसे मिलती है बताया था आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगी। वो ऑक्सीजन मिलकर के फिर जो शुद्ध रक्त होगा वो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम होता है, ठीक है। तो ये कौन सी धमनी होती है? पल्मोनरी धमनी होती है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, जो अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। 11 नंबर देखिए, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? इतनी बार तो धड़कना ही चाहिए। तो 72 से 80 बार, इसी को हम पल्स कहते हैं। ये पल्स कितनी चल रही है? 72 चल रही है। तो 72 से 80 तक जो है हृदय 1 मिनट में धड़कना आवश्यक होता है। इसी को नब्ज कर कह के जो है डॉक्टर वगैरह चेक करते हैं। तो एक स्वस्थ वयस्क का हृदय सामान्य अवस्था में प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। रनिंग वगनिंग आप अगर करके आओगे तो 80 तक भी पहुंच जाता है। 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में। बताइए किसने की थी रक्त समूह की खोज? सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। एमपीएसआई में भी ये आया था। देखो हम हर एक एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं, है ना, हर दिन का हर चैप्टर का, तो हमको पता चलता रहता है भाई कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया और कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो उससे आपको फायदा मिल जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नंबर 13 देखिए, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है जो रक्त का थक्का जमाता है? क्या कौन सा प्रोटीन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रोनोजोन। कोशिका कौन सी है? थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट्स है, और प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजोन। ये दोनों ध्यान रखना है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। और विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। ये तीनों चीज याद रखिएगा, विटामिन के आवश्यक है, ठीक है, फाइब्रोनोजोन आवश्यक है, और क्या है? थ्रोम्बोसाइट आवश्यक है, तभी रक्त का थक्का जमेगा, ठीक है मेरे भाई। तो फाइब्रोनोजोन जेन यकृत द्वारा निर्मित एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के को जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जो शरीर से हृदय में रक्त को लेकर के जाती हैं? हृदय क्या करता है? पंप करता है। बताइए, धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं, कोशिका तंत्रिकाएं? सही आंसर आपका हो जाएगा, उसको हम सिरा कहते हैं, वेन कहते हैं। तो सिराएं क्या करती हैं? शरीर से रक्त को कहाँ पर लेके जाती हैं? हृदय में लेकर के जाती हैं, और फिर हृदय जो है उसको पंप करके शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो सिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त को, सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है जो हृदय में पहुंचता है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय तक लेकर जाती हैं, जिसमें वॉल्व लगे होते हैं ताकि रक्त, देखो ये क्या होता है, शरीर में जो अशुद्ध रक्त बह रहा है, ठीक है, अब ये क्या करेगा? अशुद्ध रक्त को ले जाकर कहाँ ले जाएंगी? हृदय में लेकर के जाती है, ठीक है। और हृदय में क्या है? वॉल्व लगे होते हैं। अब ये वॉल्व क्या करते हैं, जैसे एक बार हृदय में रक्त पहुंच गया तो ये वॉल्व उसको वहीं पर रोक देते हैं, जिससे कि रक्त जो है वो वापस बाहर ना आ पाए, ठीक है। तो ये वॉल्व हृदय में लगे रहते हैं, और फिर हृदय उसको पहुंचाता है फेफड़ों के पास में, फेफड़ों के पास से वो जो है शुद्ध होकर के आता है। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। नंबर 15, ईसीजी
का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये भी पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा, बताइए ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो ईसीजी का प्रयोग हम करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय की गति को मापने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ईसीजी कहते हैं, हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, जिससे हृदय की समस्याओं का पता चलता है। ईसीजी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह से होती है, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये ईसीजी रिपोर्ट होती है, ये विद्युत आवेशों पर कार्य करती है। नंबर 16 है, रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है, यानी रक्त में कितने प्रतिशत जल होता है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर 90 से 92% जल होता है। तो रक्त के तरल भाग यानी कि प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल होता है। बाकी 8 से 10% प्रोटीन होगा, लवण होगा, ग्लूकोज होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जल ग्रहण किया कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त का प्लाज्मा बन सके। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का निर्माण वयस्क मनुष्य में कहां पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? यह प्रश्न भी एमपी आबकारी में पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यकृत प्लीहा या फिर रेड बोन मैरो या फिर हृदय में, कहां पर होता है भाई? तो सही आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। रक्त का ध्यान रखना है। आरबीसी का निर्माण लंबी हड्डियों की लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं, हाँ, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अपने गले में जो है, अब देखो यार ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है ना, ये कोई डॉक्टर है, अपने गले में इस तरह का एक आला डाले रहते हैं, ठीक है, और इस आले को जो है यहाँ पर आपके हृदय पर लगाते हैं और इसको अपने कानों पर लगा लेते हैं। तो इस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इस यंत्र को हम कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय और फेफड़ों की ध्वनियों को सुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। 19 नंबर, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? बताइए, जो रक्त को लेकर के जाती है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं? धमनी, स्राव, केशिकाएं, महाधमनी। सही आंसर हो जाएगा, जो केशिकाएं होती हैं वो सबसे छोटी जो है वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को लेकर के जाती हैं। तो केशिकाएं इतनी पतली होती हैं कि इनमें से गैसों और पोषक तत्वों का विनिमय सीधे ऊतकों के साथ में हो सकता है, यह भी ध्यान रखना है। 20 नंबर, जो कि आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का लास्ट प्रश्न होगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? बताइए, मैग्नीशियम, तांबा, लोहा, कैल्शियम। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में आपको लोहा यानी कि आयरन मिलता है, इसलिए कहते हैं कि पालक खाया करो भैया, हरी सब्जियां खाया करो, क्योंकि हरी सब्जियों में भी लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। अब ऐसा मत करना कि घर गए हथौड़ा ही चबाने लगे, हथौड़ा लोहे का बनाओ चबाने लगे तो भैया दांत हो तो टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको आयरन मिलता कहाँ से? तो आयरन हमको मिलेगा हरी सब्जियों से, पालक से, अनार से। तो इतना आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन यानी कि Fe2 आयन होता है, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है, यानी कि ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है तेजी से। जितना ज़्यादा आपके शरीर में रक्त रहेगा, आप उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उतनी अधिक मात्रा में शरीर के बाकी अंगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये आपका रक्त परिसंचरण तंत्र के 20 ऐसे प्रश्न थे जो अभी एमपीईएसबी ने मार्च 2025 से लेकर के 2026 के अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है हेड कांस्टेबल का, वहां तक पूछे थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले तंत्र की ओर चलते हैं, जो कि है आपका श्वसन तंत्र। तो सेट नंबर 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे जो एमपीएसबी एप्टेक ने रिसेंट में पूछे हैं। चलें, उससे पहले भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी हमने वीडियो मतलब उसका एनालिसिस देख रहे थे कि हमारे वीडियो देखते कितने लोग हैं, सब्सक्राइब कितने लोग करते हैं। तो भैया देखने वाले की संख्या बहुत है, लेकिन सब्सक्राइब मुश्किल से 10% लोग ही करते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। इससे क्या होता है कि हमको भी हाँ उत्साह मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है चैनल, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलो और एक वीडियो लेकर के आते हैं, और एक पूरी थ्योरी क्लास लेकर के आते हैं, और एक टॉप 100 लेकर के आते हैं, और एक मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं, ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड कलर वाला बटन दिख रहा होगा, उसको आपको दबा देना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। चलो, सेट नंबर 2 शुरू करते हैं। वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर होता है? बताइए, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बताइए, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां पर होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कोशिका द्रव में होता है, लेकिन ऊर्जा एटीपी बनाने के लिए उसका पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो 2-3 प्रश्न आपको मिल गए। पहली बात, ऊर्जा को किस में मापते हैं? ऊर्जा को एटीपी में मापा जाता है, ठीक है। दूसरी बात,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने ये रहा। श्वसन के दौरान हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं जिसमें नमी की मात्रा अधिक होती है? आप खुद ही आप बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो श्वसन के दौरान हम बाहर छोड़ते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका तो आंसर कमेंट ही कर दो मेरे भाई। काहे बैठे हुए हो? आलस आ रहा है? हैं? आलस कहाँ आ रहा है? शाम के टाइम वीडियो बना रहे हैं फिर भी आलस आ रहा है, इस तरह से मुंह हो रहा है ना, और जम्हाई पे जम्हाई लिए जा रहे हैं ना भैया, ऐसा ना करो। हाथों को थोड़ा सा कष्ट दो, जल्दी से टाइप करो। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कौन सी ऐसी गैस है जो हम श्वसन के दौरान बाहर छोड़ते हैं? बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम टाइम पर इतना प्रेशर रहता है कि भैया ऑक्सीजन ही लगाकर चले आते हैं। भैया ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। पौधों में उल्टा सिस्टम होता है ना, कभी कभी पौधों के बारे में पूछ लेते हैं, पौधों में भी उल्टा लगाकर चले आते हैं, भैया पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना भैया, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हम जो मनुष्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हम मनुष्य लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है उस टाइम पर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है। इस बार मत कर देना, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। पता चला कि तुम प्रेशर में और कुछ का कुछ लगा दिया, -1 भी लेकर के आ गए। तो श्वसन प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं, और ये MPSB की पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मानव शरीर में स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? किसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हम आपको बोल करके पढ़ा पा रहे हैं? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैरिक्स। ये भी पूछा गया अभी MPSI में। लैरिक्स जो है इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। तो लैरिक्स श्वास नली के ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और इसी लैरिक्स को हम स्वर यंत्र कहते हैं, यानी कि इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखिए। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद करने वाली संरचना कौन सी होती है? पता चला तुम खाए जा रहे हो और सांस भी लिए जा रहे हो, ठीक है, तो दोनों काम एक साथ में नहीं हो सकते हैं। अगर आप भोजन को निगल रहे हो तो श्वसन मार्ग को बंद कर दिया जाता है। अगर नहीं बंद किया जाए तो भोजन श्वसन मार्ग में पहुंच जाएगा और आपको क्या आ जाता है, कभी कभी हिचकी आ जाती है या कभी कभी खांसी आ जाती है। तुम कहते हो अरे भैया पानी फंस गया है ना, तो पानी नहीं फंसता है। तुम उसी में बोल भी रहे हो, खा भी रहे हो, हंस भी रहे हो, तो ये दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे ना। तभी कहते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि खाते वक्त जो है जब आप भोजन निगल रहे हो तो श्वास नली जो है उसको बंद कर दिया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस नामक जो होता है एक ढक्कन जैसी संरचना है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है और उसे ग्रास नली पाइप की ओर मोड़ देती है। दोनों हमारे गर्दन में ही तो होती है भाई, श्वास नली भी ग्रास नली भी। अब भोजन आ रहा है तो श्वास नली को क्या कर देगा? बंद कर देगा और इस भोजन को ग्रास नली में मोड़ देगा। अब तुम बात भी कर रहे हो, खीखी खीखी कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो भोजन है ना वो इसमें चला जाता है, फिर तुमको हिचकी आ जाती है या फिर खांसी आ जाती है, फिर कहते हो भैया पानी चढ़ गया दिमाग पे, है ना। तो ये सारा सिस्टम होता है, इसलिए आपको बोलते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो 5 नंबर पर चलते हैं। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किसके जमाव के कारण होती है? भाई ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मान के चलो कि MPSB का ये फेवरेट प्रश्न है। ये आपको एक ना एक शिफ्ट में जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये पूछते जरूर हैं भाई कि शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों जाती है। अब तुम फिजिकल कर रहे हो पुलिस का, दौड़ के बाद में जब आप आकर के रुकते हो तो कहते हैं भैया अचानक से रुक करके बैठ मत जाया करो, नहीं तो ये पैरों में ऐंठन होने लगती है। ये क्यों होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसके जमाव की वजह से होता है? सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। तो जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अवायवीय श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और यही ऐंठन का कारण बनता है। इसकी वजह से शरीर में या फिर मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है दौड़ के दौरान। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर की ओर चलेंगे प्लूरा। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये फेफड़ा जो बना हुआ है आपका, इस तरह का जो फेफड़ा बना हुआ है ना, तो ये जो फेफड़ा है ना ये ऐसे खुला नहीं पड़ा भैया, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम प्यूरा कहते हैं। देखिए, तो फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली से ढके रहते हैं जिसे प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। यह फेफड़े के बाहरी घर्षण से बचाती है। बाहर से मान लीजिए घर्षण हो रहा है, चोट लग रही है, इसको बचाने का काम ये करती है फेफड़ों को। 7 नंबर की ओर चलते हैं। 7 नंबर आपके सामने है, देखिए प्रश्न नंबर 7 है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस गैस के साथ में होती है? हीमोग्लोबिन जो है किस गैस के साथ में सबसे ज्यादा अटैच्ड होता है, ये पूछ रहे हैं। बताइए कौन सी गैस होगी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो अटैच्ड होता है, यानी बंधुता उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 200 से 250 गुना तेजी से जुड़ता है, जो जानलेवा हो सकता है। अब देखो होता क्या है, आपने सुना होगा कि किसी की दम घुटने से अगर मौत होती है, मान लीजिए कहीं पर धुआं है, धुएं में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो धुएं में अगर कोई व्यक्ति फंस जाएगा ना, तो उसकी दम घुटने से मौत होती है। अब वो दम घुटने वाली मौत होती क्यों है? क्योंकि जो शरीर की हीमोग्लोबिन होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में चिपक जाती है। अब जितनी हीमोग्लोबिन है, अगर वो इस धुएं के साथ में या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में चिपक गई, तो फिर वो शरीर में नहीं जा पाएगी, और जब शरीर में नहीं जा पाएगी तो भाई अब हीमोग्लोबिन ही शरीर में नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा शरीर में? जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता शरीर में, तो फिर क्या होता है, दम घुटने लगता है, और कहते हैं भाई वहां पर आग लग गई थी और इसकी दम घुटने से मौत हो गई। तो इसी को हम कहते हैं दम घोटू गैस। दम घोटू गैस, तो दम घोटू गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड ही दम घोटू गैस होती है। क्यों? क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को बहुत ज्यादा अपने साथ में चिपका लेती है, और हीमोग्लोबिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में चिपक जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह पूरे शरीर में फैल जाती है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है और दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, श्वसन दर को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? अब थोड़ा सा स्पीड को तेज करती है ना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन हो गया, हृदय की गति हो गई, रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। ये भी पूछा गया है एमपी पुलिस में। अगला, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? अब देखो वहां पर हृदय की बात की गई थी, धड़कन की। तुम जल्दी में 72-80 मत लगा देना भैया, ये धड़कन की बात की गई थी। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं श्वसन दर, तुम कितनी बार सांस लेते हो 1 मिनट में? तो 12 से 16 बार सांस ले सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 12 से 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो हृदय की गति 72 होती है, लेकिन सांस लेने की 12 से 16 होती है। ठीक है, अगला, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कुल वायु क्षमता को मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो एक तो साइंस और दूसरा एमपी जीके जीएस, ये 20-20 नंबर के अलग अलग आने वाले हैं, और यही आपका सिलेक्शन तय करेंगे। क्यों? रीजन है, हिंदी सब पे बन जाएगी, मैथ भी लगभग, क्योंकि मैथ बहुत सरल पूछा जाता है एपटेक के द्वारा, तो मैथ भी सबसे बन जाएगा। ठीक है, रही इंग्लिश, तो इंग्लिश सबकी बराबर है भैया, जिस पे नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, बन जाएगी तो सबसे बनेगी। जो सिस्टम बनेगा वो साइंस और आपका जीके, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइंस के सभी टॉपिक की टॉप 100 करा दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया। ठीक है, बायोलॉजी में ये टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके मेन टॉपिक की टॉप 100 करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इन्वायरमेंट से भी आपके दो प्रश्न लगभग इन्वायरमेंट पर्यावरण से आते हैं, तो पर्यावरण के टॉप 100 प्रश्न एक साथ में लेकर के आ जाएंगे, पूरा पर्यावरण निपटा देंगे। टॉप 100 जो प्रश्न अभी पूछे गए हैं एमपीएसबी एपटेक के द्वारा, है ना, तो उससे बाहर नहीं जाएगा, तो पर्यावरण के टॉप 100 करवा देंगे। तो साइंस आपका लगभग आपके हाथों में रहेगा। उसके बाद में एमपी जीके जीएस का हम करवा ही रहे हैं, स्पेशली एमपी जीके पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर 20 नंबर की जीके जीएस आ रही है तो ये मान के चलिए कि 10 से 11 नंबर की एमपी जीके आएगी ही आएगी। ठीक है ना, तो एमपी जीके की टॉप 100 हमने 2 करवा दी हैं, दोनों आपको देख लेनी है, और नोट्स ग्रुप में हमने उसकी नोट्स भी डाल दी है, थ्योरी भी डाल दी है और एमसीक्यू भी डाल दी है। ठीक है, तो वो सब आप लोग देख लेना। चलो, तो ये हो गया स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। स्पायरोमीटर फेफड़ों में जाने वाली और बाहर आने वाली हवा को मापता है। अगला, केचुए श्वसन अंग, जो केचुए हैं वो श्वसन किस अंग के माध्यम से करते हैं? बताइए, केचुए कैसे श्वसन करते हैं? सही आंसर हो जाएगा नम त्वचा, जो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, स्किन की मदद से वो लोग अपना जो है श्वसन करते हैं। अगला, इसीलिए आप देखो केचुए की त्वचा हमेशा गीली रहती है। कोशिका के भीतर ऊर्जा का सिक्का एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो हम एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी को हमेशा हम एटीपी में मापते हैं, अभी बताया था आपको। तो श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के अणुओं के रूप में संचित होती है, जिसका उपयोग शरीर अपनी जैविक क्रियाओं के लिए करता है। अगला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बताइए? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, एमपीएसआई में पूछा गया था, तो भाई जो आपका डिप्टी जिलर है उनके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। बताइए, तो टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी, सामान्य सांस के दौरान अंदर ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। एक सामान्य सांस में हम लोग 500 ml हवा अंदर लेते हैं, इसे ही हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगला, मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को किस अंग के द्वारा ग्रहण करती हैं? बताइए, तो ये सही आंसर हो जाएगा गलफड़े। गिल्स के द्वारा मछलियां ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। देखिए, तो मछलियों में श्वसन के लिए विशेष अंग गिल्स होते हैं, जो पानी से श्वसन सोखने में सक्षम होते हैं। अगला, फेफड़े के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन से जो है गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के अंदर होता है। गैसें जो होती हैं वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरण प्रक्रिया के द्वारा गति करती हैं, आपको ध्यान रखना है।
अगला है एलियावोली या फिर एल्वियोली। एल्वियोली की दीवारों में कौन सी रक्त वाहिकाएं सबसे अधिक मात्रा में होती हैं, बताइए। तो जो आपका एल्वियोली होता है इसमें सबसे ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जो एल्वियोली है, एल्वियोली कोशिकाओं के जाल से घिरी होती हैं ताकि रक्त और हवा के बीच में गैस का विनिमय आसानी से हो सके, और ये फेफड़ों में मौजूद होती हैं, जिससे आराम से क्या होता है कि जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है उसको आराम से ये लोग सोख लेती हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके बाहर निकाल देती है। ठीक है। अगला, सांस लेते समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? अगर आप सांस ले रहे हो तो डायफ्राम उस स्थिति में कैसा रहेगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से चारों ऑप्शन पढ़ करके तब आगे बढ़ा करो, है ना। हमको क्योंकि 100 प्रश्न कराने हैं तो थोड़ा सा स्पीड को हम तेज रख रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे की ओर चपटा फ्लैट हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम नीचे की ओर ऐसा फ्लैट हो जाता है। ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जिससे छाती की गुहा का आयतन बढ़ जाता है और हवा जो है वो फेफड़ों में भर जाती है। अभी तुरंत सांस लेकर के देखो, आपको लगेगा जो डायफ्राम है वो कैसा हो गया। ऐसे सांस लेकर देखो तो डायफ्राम हमेशा नीचे से चपटा हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जो खमीर जो यीस्ट होता है, यीस्ट में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यीस्ट जो होता है इसमें जो लास्ट उत्पाद होता है वो क्या होता है? इथेनॉल और CO2 बनता है। ठीक है। और इस खमीर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? आप अभी शादियों का बढ़िया सीजन चल रहा है, तंदूरी रोटी खाते हो, तंदूरी रोटी, वो तंदूरी रोटी को फुलाने का पकाने का काम कौन करता है? ये यीस्ट ही उसका काम करता है। ठीक है ना। डबल रोटी खाते हो, ब्रेड जो होता है उसको पकाने का भी काम कौन करता है? यीस्ट करता है। और ये खमीर जो है इसी को हम यीस्ट कहते हैं और यही इसका अंतिम उत्पाद होता है। इसमें एथेनॉल और CO2 गैस निकलती है जो चीज़ों को फुला देती है। तो यीस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट करके एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम किण्वन या फिर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। शराब का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र का वह भाग जो ग्रसनी से फेफड़े को जोड़ता है वो कौन सा है? जो ग्रसनी से फेफड़े को जोड़ता है जिससे कि आसानी से हमारे पास में श्वसन हम ले सकते हैं, बताइए। सांस कौन सी नली है? ये हो जाएगी श्वास नली। श्वास नली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया क्या करता है? तो ये अपनी ग्रस नली गई है, ग्रास नली भी गई है। ये यहाँ पर हमारा सांस वाला सिस्टम भी होता है, भोजन को निगलने वाला सिस्टम भी होता है। तो यहाँ से जो है जो ट्रैकिया होता है वो ट्रैकिया क्या करता है? जब हम सांस ले रहे हैं तो भोजन वाली नली को बंद करके रखता है, जब हम भोजन खा रहे हैं तो सांस नली को बंद कर देता है। तो ये ट्रैकिया यहाँ पर मौजूद रहता है, यही ये काम करता है। ठीक है। ये क्या होता है? सांस नली या फिर हम ट्रैकिया कहते हैं। आगे देखिए, देखो, श्वास नली या विंड पाइप हवा को गले से फेफड़े तक पहुंचाने का मुख्य मार्ग होता है। 20 नंबर, फेफड़ों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिका कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अभी हमने आपको बताया था फेफड़ों में शुद्ध रक्त पहुंचाने की वाली वाहिका कौन होगी? पल्मोनरी धमनी होती है। ठीक है। तो यह परिसंचरण तंत्र और श्वसन दोनों का हिस्सा है। कि अभी श्वसन तंत्र में भी आपको हमने जो है इसके बारे में बताया और इसको हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में ही बताया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी धमनी आपको याद रखना है। चलो, सेट नंबर 3, उत्सर्जन तंत्र। आप बताइए उत्सर्जन तंत्र के मोस्ट 20 MCQ करने वाले हैं। उससे पहले फिर से आपसे निवेदन है, जल्दी से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो, उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है जिससे हम उत्सर्जन सबसे ज्यादा करते हैं? बताइए कौन सा अंग है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं आंसर की ओर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, और यही क्या करता है? मूत्र को छानने का काम करता है। तो किडनी रक्त को नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को छान करके मूत्र के रूप में बाहर निकालने वाला जो है ये मुख्य मार्ग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अब थोड़ा स्पीड और तेज करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न कराने हैं, 15 पर आपने अपनी बैटरी आ गई है भैया। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की वजह से होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना मेरे भाई। एमपी पुलिस 2025 में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, यूरोक्रोम वाला। जिन लोगों ने एमपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा। डायलिसिस का उपयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? तो आप सबको पता है, वृक्क यानी किडनी जब खराब हो जाती है तो कहते हैं उसको, उनको भैया डायलिसिस पर रख दिया है। ठीक है, तो किडनी यानी वृक्क के खराब होने पर डायलिसिस पर रखा जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। आगे बढ़िए। यूरिया जो है वो लीवर में बनता है, लेकिन इसे छानने का काम किडनी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है अक्सर गलती होती है, कंफ्यूजन दूर रखना। यूरिया बनता कहां पर है? यूरिया बनता लीवर में है, छानता कौन है? किडनी है, ये याद रखना है। अगला, नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमने आपको जो है MPSI वाले में पढ़ाया था। इस तरह का बोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है
ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में बोवन कैप्सूल होता है। तो बोवन कैप्सूल का मुख्य कार्य क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य होता है फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखिए बोवन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर के रक्त को बहुत उच्च दाब पर छानते हैं, जिसे अल्ट्राफिकेशन कहा जाता है। तो इस बोवन कैप्सूल में पहले नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में बोवन कैप्सूल होता है, बोवन कैप्सूल में क्या होता है, रक्त का छनन होता है। इस तरह की बोवन कैप्सूल की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पथरी किडनी मुख्य रूप से क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको, बताइए। तो सबको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट जो होती है वही किडनी मतलब कि वही जो है जाकर के फाइनली पथरी का निर्माण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, मूत्र को वृक्क किडनी से मूत्राशय तक कौन लेकर के जाता है। तो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक कौन लेकर के जाएगा, तो ये लेकर के जाएगा कौन, मूत्र वाहिनी यूरेटर लेकर के जाता है। तो किडनी से 2 नलिकाएं निकलती हैं जिसे यूरेटर कहते हैं, ये मूत्र को मूत्राशय तक लेकर के जाती हैं, फिर मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। मनुष्य किस प्रकार का जीव है, उत्सर्जन के आधार पर बताइए, ये बहुत पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर हो जाएगा यूरियोटैलिक। जो लोग यूरिया बाहर निकालते हैं उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, इसलिए इसे यूरियोटैलिक कहा जाता है। 9 नंबर, शरीर से पसीने के माध्यम से क्या उत्सर्जित होता है, बताइए। पसीना अगर हमको निकल रहा है तो क्या चीज हमारे शरीर से बाहर निकल रही है, आंसर हो जाएगा जल और लवण। जल और लवण हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं पसीने के माध्यम से। नंबर 10, पक्षियों और सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, यानी पक्षी और जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो क्या निकालते हैं अपने उत्सर्जन के रूप में, यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। कहते हैं अरे भैया मेरे ऊपर तो पक्षी ने वो कर दिया, मतलब पोटी कर दी, तो वो पोटी क्या होती है, उसमें यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो पक्षी हो जाए या रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जो पेस्ट के रूप में होता है। नंबर 11, एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए एडीएच का मुख्य कार्य क्या होगा। सही आंसर ये हो जाएगा वृक्क नलिकाओं में पानी को पुनः अवशोषण को नियंत्रित करना। जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, किडनी की नलिकाएं होती हैं, इसमें पानी के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने का काम एडीएच के द्वारा होता है। तो एडीएच हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। इसकी कमी से बार बार पेशाब आने की समस्या यानी कि डायबिटीज वाली समस्या हो सकती है। 12 नंबर देखिए, वृक्क यानी कि किडनी के बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स। किडनी के बाहर वाले, किडनी देखो सेम के आकार की होती है, ये भी पूछा गया है किडनी किसके आकार की होती है। अब ये पूरा सेम नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी जो है वो सेम के आकार की होती है और इसके बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। तो भीतरी और बाहरी दोनों बता देते हैं आपको। 13 नंबर, मूत्र का संग्रहण शरीर के किस अंग में होता है। तो मूत्र का जो संग्रहण है वो मूत्राशय में होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जहां मूत्र तब तक जमा रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाए, और मूत्र को ज्यादा समय तक शरीर में रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य एक दिन में औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर से 2 लीटर तक मूत्र जो है एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। चलो, अब पानी ज्यादा पियोगे तो ज्यादा करोगे, है ना। ग्लूकोज और एमिनो एसिड का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है, बताइए। किस भाग में ग्लूकोज और एमिनो एसिड का पुनः अवशोषण होता है। सही आंसर हो जाएगा समीपस्थ कुंडली नलिका, जिसे हम पीसीटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और एमिनो जो एसिड होता है पुनः अवशोषण इसका यहाँ पर पीसीटी में होता है। 16 नंबर, हेनले का लूप शरीर के किस तंत्र से संबंधित, ये प्रश्न पूछा गया था एमपीएसआई में, बताइए किस तंत्र में आपको हेनले का लूप मिल जाएगा। 4 ऑप्शन, सही आंसर उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में आपको हेनले लूप मिलता है। हेनले का लूप नेफ्रॉन का एक भाग होता है जो मूत्र को सांद्र बनाने में मदद करता है, जिससे कि मूत्र आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकता है। नंबर 17, मूत्र का स्वभाव यानी कि मूत्र का जो नेचर है वो कैसा होता है, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा जो मूत्र होता है वो हल्का अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक होता है। मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है जो इसे हल्का अम्लीय बनाता है। ये पीएच मान आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, रक्त का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान। इसको हम एक साथ में एक काम करेंगे, पीडीएफ बना करके ना, पीएच वैल्यू की पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे, जो नोट्स ग्रुप है उसमें डाल देंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला है, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, लाखों नेफ्रॉन मिलकर के एक किडनी बनाते हैं और ये एमपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जल को संतुलित बनाए रखना, अगर हमें हमारे शरीर में जल को संतुलित बनाए रखना है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। शरीर में पानी और लवणों के सही अनुपात को बनाए रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। 20 नंबर देखिए,
यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2CONH2। NH2CONH2। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था और ये शरीर में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त होता है, नाइट्रोजन को बाहर निकालने का काम करता है। चलो, तो ये आपका हो गया नंबर 3। अब सेट नंबर 4 आपके सामने है, जो है आपका उत्सर्जन तंत्र के बाद में हम कवर करेंगे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। 20 MCQ आने वाले हैं, इसके बाद में 20 प्रश्न और रहेंगे, तो वो अगला जो है अगला तंत्र होगा। अब हम बात करते हैं ग्रास नली में भोजन की गति किस प्रकार से होती है। ये पाचन तंत्र शुरू हो गया अपना, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। बताइए, जो हमारी ग्रास नली होती है ये वाली, इसमें भोजन की गति किस प्रकार की होती है? क्रमानुकुंचन होती है, परासरण होती है, विसरण होती है, या फिर अवशोषण होती है? सही आंसर हो जाएगा क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन गति के माध्यम से ग्रास नली से खाना नीचे पहुंचता है। तो ग्रास नली की मांसपेशियों के बारी बारी से सिकुड़ने और फैलने की गति को क्रमानुकुंचन कहते हैं, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। और इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, ये केवल आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है क्रमानुकुंचन का, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन से हमारा भोजन केवल आमाशय तक पहुंचता है और पचाने का काम जो है वो आमाशय में मौजूद एसिड से करते हैं। अगला, आमाशय स्टोमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाँ भैया, हमारे शरीर के आमाशय में स्टोमक होता है। जिंदा सांप खा जाओ, तुम्हारे पेट में जाकर के पच जाएगा वो, ठीक है। क्यों पच जाएगा? ऐसा कौन सा एसिड होता है? तो HCl भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत तगड़ा अम्ल होता है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को एकदम नष्ट कर देता है। तो HCl पाया जाता है। तभी कभी कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, खट्टी डकारें आती है। वो क्यों आती हैं? क्योंकि पेट में HCl है। फिर आप NaOH पी लेते हैं, NaOH मतलब इनो पी लेते हैं। तो जब अम्ल और क्षार दोनों अगर मिल जाते हैं तो फिर हमारा पेट उदासीन हो जाता है, कहते हैं हाँ मजा आ गया भैया, काम शुरू 6 सेकंड में, ठीक है ना। तो ये इनो जो होता है, तो पेट में अम्ल है, इनो क्षार है, इनो पहुंच गया, अम्ल मिल गया, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या हो गए? 0 हो गए। तो फिर हमारा पेट एकदम बढ़िया से ठंडा हो जाता है। अगला, प्रोटीन की पाचन के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम कौन सा है जो आमाशय में सक्रिय होता है? प्रोटीन को कौन पाचन करता है ये पूछ रहे हैं। तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो बाइल जूस बनाती है, यानी पित्त का निर्माण करती है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यकृत लीवर एक ऐसी ग्रंथि है जो यहाँ पर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निर्माण करती है, जो हमारे पाचन में मदद करता है। और ये MP पुलिस 2025 में पूछा गया सवाल है, याद रखना है। 5 नंबर देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन और अवशोषण कहां पर होगा? बताइए, 4 ऑप्शन है, बताइए कहां पर होगा पूरा पाचन और अवशोषण? सही आंसर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहां पर पूरा पाचन होता है। तो छोटी आंत में मौजूद भोजन पूरी तरह पच जाता है। बिलाई के द्वारा भोजन तत्वों से रक्त को जो है वो सोख लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, अग्नाशय पैनक्रियास से निकलने वाले किस एंजाइम का कार्य वसा का पाचन है? कौन वसा को पाचन करता है? वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सही आंसर लाइपेज। लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसको? वसा को। ध्यान रखना है आपको। अगला, ये पूछते हैं कि भाई जो लाइपेज है वो वसा को किस में बदलता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये एज इट इज ऐसा याद रखना है। ऐसा ही शायद MP पुलिस में कुछ पूछा था, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। छोटी आंत की दीवार पर पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया है MP SI में भी, आबकारी में, पुलिस में भी। सही आंसर हो जाएगा विलाई। विली या फिर विलाई जो संरचना होती है उंगली के आकार की होती हैं और ये जो है छोटी आंत की दीवारें होती हैं और ये पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं। तो विलाई अवशोषण के द्वारा सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिससे पचे हुए भोजन का अवशोषण यहाँ पर हो जाता है। 8 नंबर, मानव दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ये तो आप जानते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं। जो इनेमल है वो सबसे ज्यादा कठोर भाग होता है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में क्या ही बताना है। अगला देखो, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है जो केवल बच्चों में सक्रिय होता है सबसे ज्यादा? तो ये है रेनिन। रेनिन प्रोटीन जो है वो बच्चों में पाया जाता है, जो दूध का पाचन करता है। तो रेनिन दूध को दही में बदल करके उसके प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ में इसका स्त्राव कम हो जाता है। जितने छोटे बच्चे होंगे उनमें उतना ज्यादा रेनिन एंजाइम पाया जाएगा। नंबर 10 नंबर है, पित्तरस बाइल जूस कहां पर जमा होता है? बताइए, तो बाइल जूस जमा कहां पर होता है? सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जमा होता है। पित्त बनता यकृत में है लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यकृत में बनेगा, स्टोर पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में होता है। अगला 11 नंबर, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4, 1। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? सही आंसर 3 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अब ये सब लार ग्रंथियों के नाम दिए गए हैं, आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना। हम चलते हैं 12 नंबर पर, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा इंडोनेशिया में, अंडमान निकोबार में, मानव के शरीर में, यकृत में, अग्नाशय में, तिल्ली में, कहां पर पाई जाएंगी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं? लोग कहते हैं तो GK का प्रश्न लग रहा है।
शायद अंडमान निकोबार में होगी, है ना, तो ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हमारे अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है। इसकी लैंगरहैंस कोशिकाओं से इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन निकलते हैं। अगला देखिए 13 नंबर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मानव शरीर के किस भाग का हिस्सा है, कहां पर अपेंडिक्स पाया जाता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ग्रसनी। तो बड़ी आंत में राइट साइड में अगर दर्द होने लगे तो समझ लेना बड़ी आंत वाला जो अपेंडिक्स नीचे लटका हुआ था उसमें सिस्टम हो गया कुछ गड़बड़। तो अपेंडिक्स बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ा होता है। यह एक अवशेषी अंग है, यानी इसका कोई उपयोग नहीं होता है, फालतू में लटका रहता है, ठीक है, और हानि जरूर पहुंचा देता है। अगर कोई भोजन का कण अपेंडिक्स में पहुंच गया तो समझ लो फिर तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 14 नंबर, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है जो पाचन और त्वचा को प्रभावित करता है? बताइए पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। नियासिन की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, और जो त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं व्हाइट कलर के वो इसी वजह से होता है। 15 नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है? क्या कह रहे हैं? शुरू होता है। और ये वाला एमपीएसबी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा है, विटामिन B3 वाला। विटामिन B3 कहते हैं कि फेवरेट है एमपीएसबी का, है ना। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होगा? तो मुख से, माउथ से, यानी मुख से ही जैसे आपने भोजन माउथ में रखा, यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू। तो लार में मौजूद टाइलिन एमाइलेज मुख में ही भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं। स्टार्च का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो यहाँ से पाचन शुरू करता है। 16 नंबर, जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका पीएच मान कितना होता है? जितने पीएच पूछे जाते हैं लगभग आपके पूरे तंत्र में पीएच सारे कवर हो जाएंगे। 4 ऑप्शन, आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.5 से 3.5 इसका होता है। HCl की उपस्थिति के कारण जो जठर रस है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। गैस्ट्रिक जूस बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, इसलिए जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आती है तो खट्टी डकारें आती हैं। 16 नंबर, कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर यकृत। लीवर में कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। रक्त से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने का काम ये करती हैं। 18 नंबर, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए बड़ी आंत क्या काम करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो आंसर भी देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण करने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करती है। तो बड़ी आंत जो है वो अपच भोजन से पानी और कुछ लवण जो होते हैं उनको सोख लेती है और कचरे को ठोस के रूप में बदल देती है, जिसे जो है मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। 19 नंबर, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त जो लवण होते हैं, बाइल साल्ट होते हैं, उसके द्वारा वसा का लवणीकरण किया जाता है। 20 नंबर, आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एमपी पुलिस में शायद या आबकारी में कहीं पर पूछा था। टोटल लंबाई कितनी होती है? इसकी टोटल लंबाई लगभग 9 मीटर, अगर फीट में बात करते हो तो 30 फीट के आसपास होती है। ये मुख से लेकर के गुदा यानी एनस तक फैली होती है, जिसमें छोटी आंत सबसे लंबी 6 से 7 मीटर की होती है। तो ध्यान रखना, छोटी आंत सबसे लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया था एक बार, इनमें से कौन सा बड़ा है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पित्त। तो ध्यान रखना छोटी आंत सबसे ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। और छोटी आंत 6 से 7 मीटर होती है, बाकी 2 मीटर आपकी बड़ी आंत होती है। चलो सेट नंबर 5, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? अभी हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, तो नेफ्रॉन क्या थी? पाचन तंत्र की थी। अगर तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो ये आपकी हो जाएगी न्यूरॉन्स। क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको जल्दी से दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो न्यूरॉन इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के बने होते हैं। ये विद्युत संकेतों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यहाँ पर आपको सारे प्रश्न इंपोर्टेंट मिलेंगे, बताइए। तो सेरेब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए, सेरेब्रम मस्तिष्क का 80% हिस्सा बनाता है। यह बुद्धि, याददाश्त, भावनाओं का केंद्र है। एमपीएसआई 2025 में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। 30 नंबर, शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय कौन नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, हाथ हिला पाते हैं? दिमाग हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसको संतुलित करता है? 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, ये क्या करता है कि मतलब हमारी मांसपेशियों का समन्वय संतुलित करता है। तो सेरेबेलम, ठीक है, अनुमस्तिष्क। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सेरेब्रम प्रभावित होता है, सेरेबेलम प्रभावित होता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखना, सेरेबेलम ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नंबर 4, प्यास, भूख और शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। आंसर की बात करेंगे, सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमको बताता भैया हमको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, टेम्परेचर हमारे शरीर का कैसा है, ये हाइपोथैलेमस से हमें पता चलता है।
देखिए, हाइपोथैलेमस शरीर की आंतरिक अवस्था को बनाए रखने, भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। जैसे ही आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, हाथ अपने आप पीछे हट जाते हैं, यह संदेश मस्तिष्क तक जाने की बजाय सीधे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पहुंचता है। 6 नंबर, दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है सिनेप्स। नंबर 7, मेनिंजाइटिस रोग किस शरीर के अंग मतलब शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस। सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को प्रभावित करता है कौन? मेनिंजाइटिस। आगे बढ़ते हैं। ईईजी का उपयोग किसकी गतिविधि को मापने के लिए करते हैं? तो ईईजी का उपयोग जो है वो मस्तिष्क की गति को मापने के लिए करते हैं। ईसीजी बताया था। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी क्या करता है? हृदय को, और ईईजी मस्तिष्क को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और दोनों विद्युत तरंगों को ही नियंत्रित करते हैं, इसी पर कार्य करते हैं। नंबर 9, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए। एवरेज वेट कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। आगे, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम मस्तिष्क के किन भागों को जोड़ने का कार्य करता है? तो ये क्या करता है? मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने का काम ये करता है। सफेद रेशे की एक पट्टी है जहां बाएं और दाएं मस्तिष्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? बताइए, कितनी होती हैं कपाल तंत्रिकाएं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क से सीधे निकलने वाली तंत्रिकाओं को कपाल तंत्रिका कहते हैं। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 नंबर देखिए, रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो रीढ़ की हड्डी से कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ये निकलती हैं 31 जोड़ी। जोड़ी ध्यान रखना, 31 जोड़ी। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो पूरे शरीर में फैलती हैं। 13 नंबर, अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है जिससे याददाश्त कम हो जाती है? बताइए कौन सा हिस्सा होगा? सही आंसर हो जाएगा हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम। ये दोनों प्रभावित होते हैं और इससे याददाश्त कम हो जाती है। छींकने और खांसने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इस पर कुछ अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मेडुला श्वसन की, हृदय गति, निगलने, छींकने जैसी, पलक झपकाने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आंख की पुतली का फैलना, सिकुड़ना किस तंत्र का हिस्सा है? बताइए। तो आंख की पुतली का फैलना, सिकुड़ना, ये किसका हिस्सा है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस का है। तो यह क्रिया हमारी इच्छा के बिना होती है, इसे हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस कहते हैं, ध्यान रखना है। 16 नंबर, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं? क्या नहीं मेरे छोटे दिमाग पे मत मारना, बताओ। तो कौन सा हिस्सा है जिसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा मस्तिष्क कहते हैं? सेरेबेलम को कहते हैं। लिटिल ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पीछे की तरफ स्थित होता है और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश प्राप्त करता है, यानी रिसीवर कौन है? तो न्यूरॉन का कौन सा भाग रिसीवर की भांति कार्य करता है? तो ये हो जाएगा डेंड्रॉइड। जो हम आपको बायोलॉजी की पीडीएफ देंगे नोट्स में, तो ये डेंड्रॉइड की पूरी संरचना बनी हुई है, इसमें डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरा न्यूरॉन्स कहाँ पर कैसे होता है, डेंड्रॉइड्स कैसे होता है, पूरी संरचना बनी हुई है, देख लेना उसमें, है ना। या जो लोग नोट्स लिए हुए हैं वो लोग भी जा करके देख सकते हैं बायोलॉजी वाली पीडीएफ में। तो डेंड्रॉइड अन्य कोशिकाओं से संकेत प्राप्त करता है और कोशिका काय में इसको भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना किस रूप में यात्रा करती है? बताइए। तो जो सूचना तंत्रिका तंत्र में कैसे जाती है? तो ये जाती है विद्युत आवेग, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं इनके माध्यम से जाती है। एक्सॉन के माध्यम से सूचनाएं बिजली की तरह बहुत तेज गति से प्रवाहित होती हैं। 19, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। न्यूरॉन्स 1 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं। नंबर 20 है घ्राण केंद्र। घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है अग्र मस्तिष्क में, यानी कि फोर ब्रेन में ये स्थित होता है घ्राण केंद्र। तो सूंघने की जो शक्ति होती है उसका केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है, इसी को हम घ्राण केंद्र कहते हैं। तो ये रहे आपके 100 अति महत्वपूर्ण बायोलॉजी के तंत्र के प्रश्न। मानव बॉडी के जितने भी तंत्र थे उनको हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर आप वो स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो लोग एमपी पुलिस के नोट्स ग्रुप में शामिल थे और वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ है। देख सकते हैं काजल तिवारी जी एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर में ये व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थी और यहाँ से 95% लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, देखिए इन्होंने अपना स्कोर कार्ड भी सेंड किया है। ये देख सकते हैं सर मेरी 2nd रैंक लगी है, रचना नामदेव जी हैं, ये भी इसी ग्रुप में थी, इन्होंने भी अपना स्कोर कार्ड हमको शेयर किया था। इसी तरह से आप लोग भी अपने स्कोर को शेयर कर रहे होंगे, तो उसके लिए आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज करके, पेमेंट करके, नोट्स प्राप्त करके नोट्स ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। क्विज वगैरह सब कुछ हम वहाँ पर बहुत जल्द टेस्ट क्विज वगैरह शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पर कराना है, क्या हिंदी के 100 महत्वपूर्ण लेखक करवा दें या फिर रचनाएं करवा दें, जैसा भी आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। एक बार फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, आपसे निवेदन है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।